चलिए, रीजनिंग का 3 पार्ट होता है बुआ। अब तीनों पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहला जो होता है सेक्शन रीजनिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन हुआ वो हुआ आपका वर्बल, सबसे पहला। वर्बल में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जो सेकेंड हम लोग का सेक्शन होता है रीजनिंग में, वो सेकेंड सेक्शन होगा बुआ लॉजिकल। ये सेकेंड सेक्शन हुआ, ठीक है। लॉजिकल का मतलब समझते हो, वैसा क्वेश्चन जो किसी लॉजिक से बने, है ना, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिक इन द सेंस उसी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है या आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करके आंसर लाना है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल सेक्शन। वर्बल सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जो थर्ड सेक्शन होगा वो सेक्शन होता है नन वर्बल। तो अभी के टाइम में नन वर्बल का बहुत ज्यादा स्कोप रह नहीं गया। नन वर्बल का बहुत स्कोप है नहीं, लेकिन बहुत सारा चीज नन वर्बल सेक्शन में डाल दिया। मतलब जितना भी फिगर बेस है, फिगर बेस क्वेश्चन, इसमें क्या पूछेगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया। अभी लिखिए मत कोई, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा, नन वर्बल के सेक्शन में, है ना। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं इसमें एसएससी के बच्चे हैं। बहुत सारा टॉपिक, क्या सिलेबस आप लोग देखे हैं एसएससी का न्यू जो सिलेबस हुआ था चेंज पिछले साल, नहीं देखे हैं। पहले सिलेबस डिफरेंट था, अब सिलेबस चेंज होके डिफरेंट हो गया। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसे कि क्वेश्चन नहीं पूछता था एसएससी, वो सारा टॉपिक्स फिर से ऐड कर दिया गया। किस पार्ट में, एसएससी के पार्ट में। ऐसा क्यों होता है कि कोई टॉपिक आ रहा है, कोई टॉपिक जा रहा है, कोई टॉपिक फिर एक्स्ट्रा ऐड किया, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। क्योंकि बार बार उसको क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में पूछने के लिए, और एग्जाम में पूछने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 10 साल का एक गैप होता है, 10 साल तक कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देता है। अगर 10 साल में धीरे धीरे करके स्टूडेंट का क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ते चला जाता है। अगर 2010 में कोई एग्जाम दिया तो व्यक्ति कब तक एग्जाम देगा, 2020 तक देगा एग्जाम। तो 2010 वाला तो रहा ही, सबका तो जॉब लगेगा नहीं। तो 2011 वाला बच्चा भी इकट्ठा हो गया, 12 वाला भी हो गया, 13 वाला भी हो गया, 14 भी हो गया, 14 से लेके 20 तक का बच्चा हो गया। अब कोई बच्चा कंटिन्यू 2 साल 3 साल एक ही टॉपिक पढ़ेगा तो उसका तो एक्सपर्ट हो जाएगा ना उस टॉपिक का, वो खटखट ला देगा, है ना। उसी के लिए क्या करता है, हमेशा पैटर्न को चेंज कर देता है, क्वेश्चन को चेंज करता है। कभी क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर दिया, कभी कोई टॉपिक को हटा दिया, कभी कोई टॉपिक ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूजन में रहे, है ना। अब जो एग्जाम हम लोग को लेता है, वो एग्जाम सिलेक्शन के लिए लेता है हम लोग का नहीं। सिलेक्शन तो उसको आप अपने आप मिल जाएगा। वैकेंसी आया 10,000, अब भर दिया बच्चा 2 लाख, भरता है कि नहीं भरता है, भर दिया बच्चा 3 लाख। अब उसका सर का हेडेक है कि 10,000 को सिलेक्ट करना है और 2,90,000 को क्या करना है, इविक्ट करना है। और कटअप भी बहुत हाई जाना नहीं चाहिए। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 90 नंबर लाने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस बोर्ड पे सवाल या निशान उठेगा ना कि कैसा आप क्वेश्चन सेट किए कि बच्चा 90 नंबर लाया, 90% स्कोर किया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करता है, हर एक एग्जाम का पैटर्न, हर एक टॉपिक में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, है ना। उसी में से देखोगे कटअप 70 गया, 60 गया, 65 गया, 72 गया, इस तरीके से कटअप ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। अब देखोगे कि वर्बल वाले सेक्शन में जो टॉपिक है उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले कुछ कुछ जो टॉपिक है वो बैंक और एसएससी के लिए कॉमन टॉपिक है, और कुछ टॉपिक जो है वो पार्टिकुलर एसएससी का है, और कुछ टॉपिक जो है वो पार्टिकुलर बैंक का है। अभी जितना भी टॉपिक मैं यहां लिखूंगा वो कॉम्बो टॉपिक रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम में उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इसमें, वो रहेगा वर्बल वाला सेक्शन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये है
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रह गया फर्स्ट टॉपिक हम लोग का। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को बोलते हैं दिशा और, सबसे पहला दिशा और दूरी। इसी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एक छोटा सा टॉपिक हिडन रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग शैडो। शैडो का मतलब तो समझते हो, छाया या प्रतिबिंब, है ना। तो जो शैडो बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। लाइट तुम्हारे बॉडी पे रिफ्लेक्ट किया तो शैडो बनेगा, इस लाइट पे भी शैडो बनता है, और अलग अलग जो लाइट्स होता है उसमें भी शैडो बनता है। लेकिन जो हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा वो इस लाइट ओरिएंटेड कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सनलाइट ओरिएंटेड पूछेगा, है ना। तो शैडो हमेशा कितना टाइम बनता है, दो टाइम, एक बिफोर सनसेट, एक आफ्टर सन राइज बनता है। नून में, दोपहर में देखोगे तुम गौर से, कभी भी तुम्हारा शैडो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि नून में सन तुम्हारे हेड के ऊपर है, तो हेड के ऊपर तो तुम्हारे बॉडी पर रिफ्लेक्शन हुआ नहीं। अब जब मॉर्निंग हो रहा है तो सन सामने है, तो उधर से तुम्हारी किरण किधर आई, बॉडी पे आई, तो बॉडी पे सामने पड़ने से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट हुआ तो शैडो बना। जब गया शाम का समय, तो शाम के समय में भी सन सामने आया, बॉडी पे पड़ा, बॉडी पे रिफ्लेक्शन हुआ, तुम्हारा शैडो बना। लेकिन नून में तुम्हारे सामने है, सर के ऊपर, तो तुम्हारा शैडो किधर बनेगा, एकदम सर के नीचे, है ना, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। अब देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कितने तरीके का होता है डायरेक्शन, मुख्य रूप से चार होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन चार एडिशनल डायरेक्शन होता है, चार को अलग से ऐड, देखो बउआ, जैसे ये हुआ ना, ये क्या हुआ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे नीड हुआ लोगों को, वैसे वैसे डायरेक्शन का निर्माण करते गया। ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर जो होगा वो नॉर्थ फिक्स ही होगा, ये बनाया गया होगा, है ना। अब जब इस एरिया को नॉर्थ बोला गया, तो अब ये जो खाली सेक्शन पड़ गया, ये खाली पड़ गया, ये सेक्शन जो खाली है, ये सेक्शन खाली है, उसको भी नाम देने का जरूरत पड़ा, है ना। तो चार एक्स्ट्रा बना, जैसे इसको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, ये एक्स्ट्रा बना, इसको बोल दिया साउथ ईस्ट, ये एक्स्ट्रा बना, इसको बोल दिया साउथ वेस्ट, ये एक्स्ट्रा बना, इसको क्या बोल दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और ये क्वेश्चन की इसकी संख्या रहेगी 2। नंबर कितने का नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, इससे ज्यादा डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पहला टॉपिक है वर्बल वाले सेक्शन का। दूसरा टॉपिक देखना बउआ, सेकेंड टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब समझते हो ना, रक्त का संबंध। रक्त का संबंध किससे होता है, आपके अपने परिवार से, है ना। तो ब्लड रिलेशन का मतलब हुआ हम लोग का रक्त। अभी हम लोग उसी टॉपिक के बारे में यहां डिस्कस करेंगे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आता है। बाद बाकी आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपके असाइनमेंट में पढ़ा हुआ है, 40-50 टॉपिक पढ़ना है। लेकिन 40-50 टॉपिक में हम लोग उसको कट करके 17-18 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ेंगे सारा टॉपिक, लेकिन 17-18 टॉपिक में क्या रहेगा, फोकस ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछता है। तो जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा उस पर हम लोग ज्यादा फोकस रहेंगे। अब ये हम लोग को कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछा, तो जो पिछले प्रीवियस ईयर से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते आता है उसे एनालिसिस किया जाता है कि भाई पिछले साल क्या पूछा, इस ईयर क्या पूछा, उसके पिछले साल क्वेश्चन कहां से पूछा, तो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। पढ़ना सब टॉपिक है, लेकिन फोकस कुछ टॉपिक को करके रहना है। अब क्वेश्चन आता है आप लोग को 100 गो, तो बनाना सब क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बनाते कौन है, जिसपे आप कंफर्म होते हैं, उसको जब बनाते हैं तभी ना सिलेक्शन होता है। अब पूरा का पूरा तुम बना जाओगे तो सिलेक्शन होगा, कभी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। फोकस कम टॉपिक पे करेंगे जो ज्यादा रहेगा हाईलाइटेड, और उसी से रिजल्ट आएगा आप लोगों का। ब्लड रिलेशन कितने तरीके का होता है, एनीवन, कोई भी बता सकते हैं, 2 तरीके का।
ब्लड रिलेशन का तरीका होता है दो बउआ। पहला जो ब्लड रिलेशन हुआ वो हुआ पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब क्या हुआ? पिता। और दूसरा जो होता है ब्लड रिलेशन उसको बोलते हैं मैटरनल। मैटरनल का मतलब मां। एक तुम्हारा पिताजी का फैमिली है, एक तुम्हारा माँ का फैमिली। लेकिन अपना जो कंट्री है, भारत जो कंट्री है वो पुरुष प्रधान कंट्री है ना। तो तुम्हारी माँ का नाम किसके साथ जुड़ता है? तुम्हारे पिताजी के साथ। इसीलिए जब कभी भी ग्रैंड फादर बोलता है तो ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादाजी। लेकिन ग्रैंड फादर का मतलब नाना जी भी होता है। तो नाना जी में क्या ये ऐड होना चाहिए? मैटरनल। लेकिन तुम्हारे पिताजी के जो पिताजी हुए, तुम्हारे जो दादाजी हुए, उसमें पैटर्नल नहीं भी यूज होगा तो चलेगा। समझ गए बात? तो ये जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है ये एसएससी में 2 नंबर का पूछेगा। लेकिन जैसे ही बैंक का आता है तो ये 3 to 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, है ना। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। थर्ड टॉपिक जो हम लोग का रहेगा सिलोजिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगम। ये जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, जितना भी एग्जाम, सारे एग्जाम में सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जितना भी एग्जाम हुआ तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके का, मतलब 2 to 5 नंबर का क्वेश्चन सिलोजिज्म से पूछा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ट टॉपिक है। कहीं कहीं बुक में तुमको ये लिखा हुआ मिल जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग देखे थे ना, क्या था स्टेटमेंट, नीचे क्या था कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ट टॉपिक ये रहता है सिलॉक्स। इसका इसके नाम में ही क्या जुड़ा हुआ है? न्याय। न्याय का मतलब जस्टिस। जस्टिस किसके आधार पे मिलता है? एविडेंस के आधार पे। जितना आपके पास सबूत है उतना जस्टिस मिलेगा। आप कुछ जानते हैं लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, जस्टिस मिलेगा कभी भी? आप जानते हैं और आपके पास एविडेंस भी है तभी जस्टिस मिलता है। तो उसी अकॉर्डिंग इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक अलग अलग, जैसे बैंक अगर क्वेश्चन पूछेगा सिलॉक्स का तो बैंक के क्वेश्चन का थोड़ा सा भास्ट रहेगा क्वेश्चन। एसएससी का पूछेगा तो एसएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा। हर एक टॉपिक में क्वेश्चन का लेवल अप होता है, क्वेश्चन का लेवल डाउन होता है। तो जितना छोटा एग्जाम उतना क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा। जितना थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन का भी लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। फोर्थ जो हम लोग को रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट का तो मतलब समझ रहे हो बउआ? अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला, है ना। तो नंबर्स ऑफ अल्फाबेट कितना होता है? ए से लेके जेड तक। तो ये जो पूरा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, वो पूरा का पूरा आपके अल्फाबेट पे ही डिपेंड करेगा। हम जानते हैं कि ए से लेके जेड तक है, लेकिन हम लोगों को पोजीशन ऑफ अल्फाबेट याद है? याद नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया, बताइए बुआ कि टी का कौन सा पोजीशन है अल्फाबेट में, एस का कौन सा पोजीशन है अल्फाबेट में, पी का पोजीशन क्या है, भी का पोजीशन क्या है, डब्ल्यू का पोजीशन क्या है, ये सब याद करना होगा। उसका ट्रिक मैं दे दूंगा, उसको बता दूंगा, वो तुरंत याद हो जाएगा। और ये अल्फाबेट टेस्ट अगर आप कवर कर लोगे तो ये जो है 2 नंबर का पूछेगा, ये तो खुद अपने टॉपिक से आता ही आता है। इसके अलावा अल्फाबेट का क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक्स में रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बिना अल्फाबेट का नहीं बनेगा, है ना। एनालॉगी में क्वेश्चन रहता है, सीरीज में क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक में अल्फाबेट के क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5वां टॉपिक आपका रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझते हो? ये भी 2 नंबर का पूछता है। कोड दिया रहेगा,
कोई एक कोड दिया हुआ है, उसको डिकोड करना है और उसी के अकॉर्डिंग नया कोड जनरेट करना है। तो जो कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर का पूछेगा, और जब हम लोग इसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। अभी सिलेबस में मैं सिर्फ लिखा दे रहा हूं टॉपिक्स का नाम। कल से हम लोग, आज सिलेबस चलेगा और कल से हम लोग सीधे स्टडीज भी आ जाएंगे, ठीक है। छठा जो रहेगा वो हम लोग से पूछेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो ना, वर्गीकरण, है ना। क्लासिफिकेशन को ही बहुत जगह लिखा होता है, इसी टॉपिक का नाम लिखा होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट बहुत जगह, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट एक ही टॉपिक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ऑड मैन आउट का, ऑड मैन आउट से मतलब समझ रहे हो, 4 दिया रहेगा, कोई एक डिफरेंट है, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। क्लासिफिकेशन का भी मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना। तो जो डिफरेंट है उसको वहां से निकालना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। हरिद्वार, बनारस, पटना और रांची, ये 4 तुमको दे दिया। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब बोला कि भाई बताइए इसमें से ऑड मैन आउट क्या होगा, मतलब कौन ऐसा है जो कि डिफरेंट है, वो आंसर कौन सा होगा, है ना। तो देखोगे ये क्वेश्चन में हरिद्वार और बनारस दोनों क्या है, शहर है। पटना और रांची दोनों क्या है, कैपिटल है। दोनों तो कॉम्बो कॉम्बो आ गया, तो डिफरेंट तो कोई मिला नहीं। निकालना कितना को है, एक को निकालना है। अब आप देखोगे कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा। ये भी किसके किनारे है, और ये भी किसके है, रांची कहाँ है, गंगा किनारे है। तो ये क्या हो गया मेरा, ऑड मैन। इस तरीके से निकालना होगा कि 4 में से कोई 3 समान रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा। और एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि एसएससी में बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 36, 49, 82, 64 ये दे दिया। 36, 49, 82, 64। तो आप देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, 6 का। ये किसका है, ये किसका है, किसी ना किसी तरीके से ये तीनों क्या है, कॉमन है। और ये क्या है मेरा, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑड मैन आउट। अब ये तो मैं समझाने के लिए बताया, इजी इजी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है थोड़ा सा, है ना। ऐसा भी रहेगा लेकिन क्वेश्चन का अलग अलग लेवल्स रहेंगे। तो जो टॉपिक पे चलेंगे तब वो हम लोग कवर करेंगे। तो ऑड मैन आउट जो क्वेश्चन होता है उस, ये भी टॉपिक से पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और जितना मैं टॉपिक लिख रहा हूं सारा टॉपिक बैंक एसएससी हिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टॉपिक मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसा दिया रहेगा। ये हो गया, ये दे दिया, है ना। अब बोला कि भाई जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पे क्या आएगा, ये तुमको निकालना है, ठीक है। बताइए कोई, वेरी गुड। देखो 11 इंटू क्या किया, क्या गया 90, 12 इंटू क्या किया 5, क्या गया 60। सेम करेगा 13 इंटू
5 क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी में पूछेगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी ये हीट करता है। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का होगा टॉपिक वो होगा पजल। पजल अगर बैंक में पूछेगा तो 5 to 10 नंबर का पूछेगा, 5 से 10 नंबर का। लेकिन अगर एसएससी में पूछेगा तो 2 to 3 नंबर का पूछेगा पजल। पजल का मतलब समझते हो, अलग अलग स्टेटमेंट उलझा हुआ रहेगा, है ना। कोई भी स्टेटमेंट सही तरीके से, सुडकू देखे हो, सुडकू, सुडकू में देखते हो अलग अलग रंग होता है, वो भी ऑल्सो क्या है, पार्ट ऑफ पजल है। उलझा हुआ चीज है, उलझे हुए चीज को क्या करना है, सुलझाना है, दैट इज कॉल्ड पजल। अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस सारे स्टेटमेंट को एक ग्राफ में असेंबल करना, उसको क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं। 5 से 10 नंबर का पूछेगा, 2 to 3, और कभी कभी बैंक हो सकता है इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। सिलेबस उठाइएगा तो देखिएगा ये इसका टॉपिक। नेक्स्ट आपसे रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। जब सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा बउआ तो बैंक तो पूछेगा 5 से 5 to 10, लेकिन एसएससी में पूछेगा 2 to 3, क्योंकि बैंक और एसएससी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें डिफरेंस होता है। बैंक में 40 नंबर का पूछेगा रीजनिंग, एसएससी में 25 नंबर का पूछेगा, 24 नंबर का पूछेगा, है ना। तो बैंक का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ मार्क्स भी उसमें ज्यादा रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स का मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एलएचएस और आरएचएस, वो बताएंगे तब ये टॉपिक समझ में आएगा। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट, इसी में एक टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या दे दिया, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को ऐसे समझेंगे हम लोग, यह है एनिमल, यह है कैट और यह है डॉग, ठीक है बउआ। अब हमको दे दिया एक ये डायग्राम, नेक्स्ट ये डायग्राम दे दिया, नेक्स्ट डायग्राम हमको दे दिया ये, और चौथा डायग्राम दे दिया ये। अब बोला कि भाई बताइए कि ये जितना भी डायग्राम लिखा हुआ है, कौन सा डायग्राम इस पार्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एनीवन? दूसरा, दूसरा एकदम गलत है बउआ, वेरी गुड, एकदम सही है। देखो कैट और डॉग दोनों किसकी प्रजाति है, एनिमल का, और दोनों प्रजाति क्या है, अलग अलग है, दोनों में कोई रिलेशन है। तो देखो कैट डॉग, या डॉग या कैट, लेकिन दोनों प्रजातियां किसके अंदर आती है, एनिमल के अंदर। तो सर्कल कौन किया, यहां देखो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, रिलेशन बना रहा है ना, कुछ रिलेशन। अब बताओ एनिमल का कुछ ही पार्ट डॉग होगा कभी, सब ना है, बताओ एनिमल का कुछ ही पार्ट कैट होगा, इसलिए ये क्या हो गया रॉन्ग। ये बोला, आप बताओ डॉग के अंदर एनिमल आएगा, सॉरी कैट के अंदर कभी भी डॉग आएगा, या डॉग के अंदर कभी भी कैट आएगा, तो ये अंदर अंदर हो गया ना, ये भी क्या हो गया। अब ये क्यों रॉन्ग हुआ, कैट और डॉग में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग प्रजाति है, तो ये क्या हो गया, एक ऑप्शन बचा मेरे पास, कैट डॉग दो अलग अलग प्रजाति, और सबको सर्कलाइज कौन किया, एनिमल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 1 to 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, है ना, फोकस्ड रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग क्या बताए थे आपको, लॉजिकल। तो लॉजिकल में 4 टॉपिक पर मात्र कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल में पहला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब समझते हो बउआ, अजम्पशन का मतलब
समझते हो? हाँ, अजम्पशन का मतलब हिंदी में होता है पूर्व, पहले से जो धारणा बनी हुई, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन, है ना। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बताया था कि आप क्लास में इंटर किए और इंटर करने के साथ मैंने बोला कि प्लीज क्लीन द टेबल, साफ कर लीजिए। तो इसमें हिडन पार्ट क्या है? टेबल गंदा रहा होगा तब मैंने आपको बोला क्लीन द टेबल। मैं आपसे बोला प्लीज शो योर होमवर्क, तो ये मेरा एक स्टेटमेंट है। तो होमवर्क शो करना मैं कब बोलूंगा तुम लोग को? जब मैं होमवर्क दिया हूंगा तब ना बोलूंगा कि आप अपना होमवर्क दिखाइए। समझ गए बात? इनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, इसका मतलब इनका तबीयत गड़बड़ रहा होगा। नॉर्मली कब पूछता है लोग? जब किसी की तबीयत गड़बड़ हो। जब आदमी सही रहता है तो पूछता है कि तबीयत गड़बड़ है ना। तो जो बात बोली गई उसके पीछे जो छुपी हुई बात होती है उसको क्या बोलते हैं? अजम्पशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट का मतलब तर्क। आर्गुमेंट का मतलब कभी भी बहस नहीं हो सकता। बहस और तर्क में डिफरेंस है। तर्क जो होता है वो चीजों को एनालिसिस करके होता है ना। तर्क में हर एक डाटा पता होता है और बहस में क्या होता है? आपको कुछ जानकारी नहीं है ना। वो बोल रहा है हम नरेंद्र मोदी देंगे, आई बोल रहा है हम राहुल गांधी देंगे। आई इसको पता नहीं नरेंद्र मोदी क्यों देगा, आई इसको पता नहीं है कि राहुल गांधी क्यों वोट देगा। अब वो दोनों बोला कि हम नरेंद्र मोदी देंगे, हम राहुल गांधी देंगे, तो वो दोनों तर्क बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, बीजेपी की सरकार में ऐसी व्यवस्था थी। तो वो क्या हो गया? तर्क। अब ये दोनों बहस कर रहा है, अब बहस करते करते झूठम झूठी करने लगेगा। होता है ना पॉलिटिक्स में ऐसा, किसी अब तुमको ना कांग्रेस खाने के लिए दे देगा ना बीजेपी। मोदी आया है, मिला है कभी? हाथ मिला है, हेलो यार कैसे हो, नहीं ना। राहुल गांधी आया है, हेलो यार कैसे हो, जानेगा वो तुमको। तो क्यों उन लोग के चक्कर में अपना रिश्ता खराब करना? वहां ना बहस करना चाहिए ना तर्क देना चाहिए। चुपचाप मेरा राय है, हम जहां होगा वो वोट देंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम काम करेंगे। अब आइएगा नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हम लोग का, इसी में तीसरा वो होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हुआ सॉल्यूशन देना। स्टेटमेंट में क्या दिया रहेगा? प्रॉब्लम। और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या देना है आपको? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? दो, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। जैसे ये दोनों हैं, इन्होंने किताब लाया नहीं, तो इनका किताब लेके मैंने इनको दे दिया, तो इनका तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो वैसा सॉल्यूशन जो किसी को आप दें और सामने वाले के लिए प्रॉब्लम हो जाए, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। इनके पास एक बुक है, इनके पास बुक नहीं, ऑफिस से असाइनमेंट मंगवा के इनको बुक दे दिया गया, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन। ना इनको प्रॉब्लम ना इनको प्रॉब्लम, उसी को क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो तीनों सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन को मिला के 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। अब आएंगे हम लोग नन वर्बल वाला सेक्शन पे। नन वर्बल वाला सेक्शन पे आ जाएंगे। तो नन वर्बल वाले जो सेक्शन में वो पूछेगा क्वेश्चन, सबसे पहला जो आप लोग से पूछेगा वो रहेगा वाटर इमेज। दूसरा सेक्शन रहेगा वो रहेगा मिरर इमेज। फिर रहेगा पेपर कटिंग एंड होल्डिंग। मुख्य रूप से ये तीनों पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये तीनों पार्ट्स मिला के नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा 5, है ना। मैक्सिमम कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। अब मिनिमम जो है वो 3 नंबर का पूछेगा इससे क्वेश्चन।
तो ये मोस्ट ऑफ द जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है रीजनिंग का, वो सिलेबस में मैंने आपको लिखा। और अब भी ऊपर से जिसको फोटो खींचना होगा फोटो खींच लेंगे, और जिसको लिखना होगा वो लिख लेंगे।